हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज फिर हम लोग सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं दरोगा का। ये सेट प्रैक्टिस नंबर 6 होगा। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिया जा चुका है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एकदम दरोगा के एग्ज़ाम पैटर्न पर होते हैं। प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर डे आप लोग दरोगा का सेट प्रैक्टिस मिलेगा और सेट प्रैक्टिस करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कितना आपका सही हुआ, ठीक है। और हम लोग का एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज चल रहा है एकदम फ्री में पूरी डिटेल के साथ हर चैप्टर को पढ़ा कर मैं डिटेल से सबका टेस्ट लेता हूँ। प्लीज़ ज्वाइन कीजिए उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नए 2-4 दिन पहले अपडेट हुए हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। 2 सेकंड का टाइम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा, वो केपी शर्मा ओली के जगह पर बने हैं नए प्रधानमंत्री, ठीक है। तो नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? तो विद्या देवी सिंह भंडारी हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ये याद रखिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। 2017 से पहले नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल था वो था दांडी वियो, ठीक है। लेकिन 2017 के बाद नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल बना है वो बना है क्या? वॉलीबॉल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एकदम याद, जितने भी फैक्ट हैं सब एग्जाम रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है। यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। इनको स्वामी विवेकानंद किसने नाम दिया है? 2 सेकंड का टाइम लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है ये। तो स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया गया है वो है खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ है 1863 में हुआ। कहाँ हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि तूफानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। क्वेश्चन आएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। कब किया? तो 1897 में किया, ठीक है। और एक लास्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद 1893 में जाते हैं और प्रथम धर्म सम्मेलन करते हैं। जो कई बार एग्जाम में पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ किया? तो शिकागो में किया। कब किया? तो 1893 में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत पर पहला आक्रमण किस विदेशी आक्रमणकारी ने किया? ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड का टाइम लेना है। तो जो भारत पर पहला आक्रमण था वो डेरियस प्रथम ने किया था। ईरान का शासक था डेरियस प्रथम। कहाँ? ईरान का शासक था डेरियस प्रथम। किस वंश से संबंधित है? तो ये है हखमनी वंश से संबंधित। हखमनी वंश से संबंधित है ईरान का शासक डेरियस प्रथम, ठीक है। ये क्या करता है? 516 ईसा पूर्व। कब? 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। देखिए सिकंदर का बात आएगा तो प्रथम यूनानी शासक बोलेगा, ठीक है, तो सिकंदर होगा। कब? तो 326 में। सिकंदर कब करता है? 326 ईसा पूर्व में करता है। लेकिन इससे पहले कौन करता है? तो 516 ईसा पूर्व में डेट घटता है। तो सबसे पहले कौन करता है? तो ईरान का शासक डेरियस प्रथम जो भारत पर पहला आक्रमण करता है। ये इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। बहुत कन्फ्यूजन होता है। जहाँ पर यूनानी दे देगा तो सिकंदर मारेगा, लेकिन सीधे कोई यूनानी ना रहेगा तो भारत पहला आक्रमण होगा। डेरियस प्रथम रहेगा तो डेरियस प्रथम मारेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। किस इतिहासकार ने कहा है कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन है पैटर्न सब एग्जाम से रिलेटेड है। आप खुद
जांच कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये थे विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने दीन-ए-इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, अगर दीन-ए-इलाही की बात किया जाए, 1582 में दीन-ए-इलाही की स्थापना करता है। एक धर्म होता है दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत करता है, कौन करता है? तो अकबर करता है। कब करता है? तो 1582 में करता है। ठीक है, इसमें था क्या दीन-ए-इलाही में कि सभी धर्मों के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करता है ये दीन-ए-इलाही धर्म है। ठीक है, और दीन-ए-इलाही में ही सुलह कुल की नीति का पालन करता है। देखिए, मैं जब अकबर पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। सुलह कुल की नीति क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए कि आप जिस में धर्म में रहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसमें भी धर्म में रहिए, किसी दूसरे धर्म की बुराई न करिए। ठीक है, सब धर्म की इज्जत करिए। यही है सुलह कुल की नीति। अकबर ने सुलह कुल की नीति को चलाया था। ठीक है, लेकिन विसेंट स्मिथ ने दीन-ए-इलाही धर्म को अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत कब की अकबर ने? 1582 में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि बीरबल प्रथम और अंतिम शासक था जो दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। हिंदू प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था बीरबल, जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। याद रखिएगा, जितना बार रीड करेंगे उतना बार याद होगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के बाद यह व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बोलने का मतलब है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। कई बार देखे होंगे कि एक जो व्यक्ति हैं वो 2 राज्यों के राज्यपाल होते हैं। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन 1956। ठीक है, याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह बताया गया है, ये संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इसमें यह बताया गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 153 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसमें संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। अगर राज्यपाल की क्षमा के बारे में बात किया जाए, ठीक है, राज्यपाल की क्षमा या दान क्षमा, ठीक है, राज्यपाल की क्षमा की बात किया जाए तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति को अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को नहीं बचा सकता। यानी किसी को अगर फांसी है तो उसको नहीं रुकवा सकता। बाकी किसी को आजीवन कारावास है या कोई और भी सज़ा है तो उसको कम करा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति की बात किया जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दे सकता है, वो फांसी की सज़ा को भी रुकवा सकता है। लेकिन राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा कर सकता है किसी अपराधी को, लेकिन ये जो राज्यपाल है मृत्युदंड को नहीं रोक सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है, उसी तरह राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये ध्यान रखेगा। विधानमंडल का अगर सत्र ना चलता हो तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसके जयंती को भारत सरकार ने प्रकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये टपेगा ही टपेगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है सुभाष चंद्र बोस के जयंती को। कौन सा है? तो 23 जनवरी को प्रकरण दिवस अब मनाया जाएगा। किसकी जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार ने मनाने की ये घोषणा की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लिया जाए तो 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा दिया, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में खबर में रहा लाग बी ओमर किस देश का धार्मिक उत्सव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाग बी ओमर किस देश का धार्मिक उत्सव है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है इज़राइल का, ठीक है। इज़राइल देश का एक धार्मिक त्यौहार है। कौन सा? लाग बी ओमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी चर्चा में इसलिए रहा है कि ये त्यौहार में बहुत भगदड़ मचने के कारण 40 लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो ये इज़राइल में मनाया जाता है लाग बी ओमर। इज़राइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है इज़राइल की राजधानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने हाल में किस देश की नागरिकता प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है कनाडा। कनाडा की सरकार ने मलाला यूसुफजई को कनाडा की नागरिकता देने की घोषणा की है और इन्होंने प्राप्त की है। देखिए मलाला यूसुफजई हैं कहाँ की? तो ये पाकिस्तान की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस मनाया जाता है। देखिए पाकिस्तान में महिलाओं को शिक्षा पर बहुत ही अंकुश लगाया गया, लेकिन मलाला यूसुफजई ने महिलाओं की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम लिया। इनको गोली भी मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी इनकी जान बचती है और बहुत बड़ा कदम उठाती हैं सब शिक्षा के लिए। इसलिए 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिलता है 2014 में। ये दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कब इनको मिला है? तो 2014 में शांति के क्षेत्र में मलाला नोबेल पुरस्कार किनको? मलाला यूसुफजई को मिलता है। याद रखिएगा। मलाला यूसुफजई पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है गुल मकई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाला यूसुफजई पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है गुल मकई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शिमला और मनाली का जो क्षेत्र है हिमालय के लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिमला हो गया और ये मनाली हो गया, ठीक है। ये जो दोनों है क्षेत्र है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। एक इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो झारखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो हैं रामेश बैस, ठीक है। इससे पहले झारखंड के जो राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, उनके जगह पर रामेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। किस पार्टी से हैं? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये ध्यान रखना है आपको। नए राज्यपाल कौन बने? रामेश बैस बने हैं द्रौपदी मुर्मू के जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम रसूल ट्रॉफी का जो है किस खेल संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो बेगम रसूल जो ट्रॉफी है वो है हॉकी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेगम रसूल ट्रॉफी बोले किस खेल संबंधित हो? तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवाइन माइसी की हत्या उनके घर में घुसकर कर दी गई? देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है, किसी देश के राष्ट्रपति को उसे घर में मार देना। समझ लीजिए उस देश का क्या हाल होगा। ऑप्शन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो ये है हैती, ठीक है। हैती देश के राष्ट्रपति जोवाइन माइसी को उनके घर में कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, गोली मार दी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, यह ध्यान रखिएगा क्योंकि हाल में ये हुआ है, इसलिए चर्चा का विषय बना है। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है हैती देश की राजधानी कहाँ है? तो जो हैती देश की राजधानी है वो है पोर्ट ओ
प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए हैती देश की राजधानी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए हैती देश की राजधानी पूछ सकता है। तो हैती देश की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन थे राष्ट्रपति? जोवाइन मैसी, किस देश के? तो हैती देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? ऑप्शन आपके सामने है, मेरे बताने से पहले मन में आंसर बता लिया कीजिए, ठीक है। तो अकबर के दरबार में आने से पहले जो तानसेन थे वो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तानसेन, ठीक है। तानसेन की बात किया जाए तो तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। ये इंपॉर्टेंट है, तानसेन क्वेश्चन पूछेगा तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। और ये रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे अकबर के आने से पहले। अकबर के बारे में बात कर लिया जाए तो अकबर को जो जन्म हुआ है 1542 में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में एक जगह है आमेर, ठीक है, राजस्थान में एक जगह आमेर, वहीं कछवाहा राजपूत वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ है 1542 में। और जब हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में, तो अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां करवा देता है 1556 में। तो अकबर का जन्म 1542 में और अकबर का राज्याभिषेक 1556 में, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया गया? ठीक है, पहले था गवर्नर जनरल बोला जाता था, लेकिन कौन सा अधिनियम यानी कौन सा सिस्टम आया जो गवर्नर जनरल पद ना बोलकर वायसराय कहा जाने लगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन वाला है, एकदम मैं क्लियर कर दूंगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद को हटाकर वायसराय कहा दिया गया, ठीक है। उससे पहले समझते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझते हैं। होता क्या था इसमें कि पहले बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस तरह बंगाल का गवर्नर पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ये हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद क्या होता है 1833 का, अब 1833 के बारे में जानते हैं। 1833 में क्या होता है, भारत गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का, पूरा बंगाल का नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। कब? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल पद को हटाकर वायसराय कह दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पिछले दरोगा में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ऑप्शन आपके सामने है। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गोवा में। कहाँ है? तो गोवा में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में गोवा के जो सीएम हैं यानी मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं, और वर्तमान में गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं, गोवा के नए राज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? किस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है हरमटन। हरमटन हवा को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसकी बात किया जाए तो सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और ये गर्म हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है। और बात बता दिया जाए कि सहारा से गिनी की तट की ओर बहती है, और ये गिनी के तट पर हरमटन हवा को डॉक्टर हवा के नाम जानते हैं। किस तट पर? तो गिनी के तट पर हरमटन हवा को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। कैसी हवा है? तो गर्म एवं शुष्क हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, रेणुका झील जो भारत में सबसे छोटी आर्द्रभूमि क्षेत्र है, इसका संबंध किस राज्य में है? देखिए, क्वेश्चन ये जो है इन्फोर्समेंट दरोगा में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताना। ऑप्शन आपके सामने है। तो रेणुका जो झील है उसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा। आर्द्रभूमि की बात की जाए तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है,
यानी वेटलैंड दिवस मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। ये क्या है? देखिए, रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ईरान का एक जगह है रामसर, वहीं सम्मेलन हुआ था। नदी, तालाब, पोखर जितने भी हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र, उसको संरक्षण किया करने के लिए। लेकिन भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ? तो भारत रामसर सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट है। 42वां कौन है? तो 42वां है तसोकर झील है, जो लद्दाख में है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। ठीक है, देखिए, नृत्य जो होता है, डांस होता है, 2 प्रकार का होता है। एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। तो शास्त्रीय जो नृत्य होता है उसकी संख्या कितनी है? 8 है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं, भरतनाट्यम जो है केवल स्त्री करती हैं। भरतनाट्यम पुरुष नहीं करते हैं, केवल स्त्री करती है। क्वेश्चन आएगा केवल स्त्री, निम्न में से केवल जो डांस है स्त्री का है, तो कौन है? तो भरतनाट्यम है। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? एकदम गौर से समझिएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पहला पॉइंट, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषा है। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान उसको कहते हैं जब संविधान निर्माण होता है, जब संविधान की शुरुआत होती है, उसको मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में भाषा कितना था? 14 था। ठीक है, 14 के बाद पहली बार भाषा जुड़ा है एक भाषा जोड़ा गया कब? तो एक भाषा जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन। ध्यान समझिएगा, हम लिख नहीं पाएंगे, अच्छे से समझिएगा गौर से। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, कब? 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहली बार जोड़ा गया कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को। तो पहले 14 था, अब कितना हो गया? 15। ठीक है, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितने भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर समझिएगा, 71वां संविधान संशोधन में कितने भाषा को जोड़े गए? 3 भाषा। कब? 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। ये हो गया। तो 15 3 कितना हो गया? 18 हो गया। अब कितने भाषा बचे? 4 भाषा, क्योंकि अभी वर्तमान में कितनी भाषा हैं? तो 22 भाषा हैं। तो 4 कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन भाषा जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर समझिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि 52वां संविधान संशोधन में 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया? तो मैं ही बताया कि 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ये क्या भाषा को जोड़ा गया था? तो 4 भाषा को। कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ऑप्शन में क्या है? बोडो है। तो ये 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं, यानी काली मिट्टी को बहुत से नाम से जानते हैं। देखिए, काली मिट्टी को लावा मिट्टी, रेगुन मिट्टी, जल धारण करने की सबसे अधिक किस में है? तो काली मिट्टी में है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। फिर समझिएगा, काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और रेगुन मिट्टी, जो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। रेगुन मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है खादर, जो नई रेगुन मिट्टी होती है तो खादर बोलते हैं, और पुरानी रेगुन मिट्टी को बांगर बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोस्ट इवैल्यूएबल क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी किस संशोधन में कहा गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन 1992 में ये कहा गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ये ध्यान में रखना है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अगर उपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर किस अनुच्छेद के तहत काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस राष्ट्रपति की तबीयत खराब होती है या डेथ कर जाती है या कोई कारणवश राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा किस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया। कलरव जो है एक हंस की प्रजाति है, याद रखिएगा। पक्षी महोत्सव, पहला राजकीय पक्षी महोत्सव स्टार्ट किया है वो है हमारा बिहार। कौन है? ये है हमारा बिहार। यहीं जो है पहला पक्षी महोत्सव कलरव स्टार्ट किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए भी है और ये दरोगा के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो जो न्यू मूर द्वीप है वो है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। ठीक है, एक बात बता दूं मैं, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है न्यू मूर द्वीप का। हमारा जो देश है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है न्यू मूर द्वीप का। ये कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, हुगली नदी के तट पर है। लास्ट क्वेश्चन है ये, 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। और प्लीज़ नए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर डे आप लोगों को दरोगा का सेट प्रैक्टिस मिलता रहेगा। अजमेर में 2.5 दिन नामक झोपड़ा मस्जिद पर किस संस्कृत ग्रंथ की पंक्तियाँ लिखी गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले समझिएगा 2.5 दिन नामक झोपड़ा है क्या, तो वो है मस्जिद है। ठीक है, कहाँ है? तो अजमेर में है। ठीक है, और मैं बता दूं 2.5 दिन नामक झोपड़ा किसने बनाया मस्जिद, तो ये बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। 2.5 दिन नामक झोपड़ा जो मस्जिद है उसके स्थान पर पहले एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन नामक झोपड़ा मस्जिद बनाया। तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा, इससे पहले जो संस्कृत विद्यालय था उसको किसने बनाया, तो उसको विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया। किसने बनाया? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया, यानी 4th ने बनाया संस्कृत विद्यालय को। ठीक है, तो बोलता है कि उस मस्जिद पर किस ग्रंथ की पंक्तियाँ लिखी गई हैं, तो वो है हरिकेली। कौन से ग्रंथ है? तो हरिकेली की पंक्तियाँ लिखी गई है। हरिकेली किसके द्वारा लिखा गया है? तो यही विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली लिखा गया है, जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। और हरिकेली नामक जो संस्कृत ग्रंथ है उसकी भी रचना किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा और कितने कमेंट आपके स्कोर आ रहे हैं। और एनसीईआरटी का सार संग्रह का हम लोग का सेट चल रहा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।